Good morning, sir. Very good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. कल भी टॉपिक हमारा आधा रह गया था, लाइट चली गई थी, बीच में पावर ऑफ था। ये परमाणु द्रव्यमान हम नहीं समझ पाए थे। मतलब जो मैंने समझाया था, हालांकि ज्यादा आवाज क्यों हो रही है? आवाज कोई भी आवाज को अनम्यूट नहीं करेगा। हेलो। अंजू, आवाज क्यों खोल रखी है आपने? आवाज को म्यूट करो। देखो क्या पढ़ रहे थे हम? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो थोड़ा बहुत मैंने कल समझाया था और काफी हार्ड लेक्चर था एटॉमिक मास का। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि बीच में पावर ऑफ हो गया था। तो ऐसे टॉपिक कंटिन्यू पढ़े जाते हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, मैं वापस से इसको रिवाइज कर देता हूँ, वापस से पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्लास और लग जाएगी, ठीक है? लेकिन हम इसको पूरा समझेंगे। देखो एक बार ध्यान देना, परमाणु द्रव्यमान। बाकी इतना नहीं बताऊंगा, कल जो मैंने स्टार्ट किया था परमाणु द्रव्यमान, मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, किसी भी तत्व के आवाज बंद करो। किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक मानक इकाई मानकर बेटा आवाज क्यों हो रही है? हाँ, चेतन शर्मा, आपने आवाज क्यों खोल रखी है? बंद करो इसको। देखो जब मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। उसके बाद आप ध्यान नहीं दे रहे, बताओ। उसके बाद आप आवाज कर रहे हो और आपको इतना समझा दिया कि क्लास आपको अकेले में लेना है, किसी के पास में क्यों बिठाते हो आप? एकांत में होनी चाहिए आप क्लास, कोई भी नहीं होना चाहिए आपके आसपास क्लास के वक्त, ठीक है? देखो, किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक मानक इकाई, यानी कि आप सोचो, मैंने कल बताया था अगर आपको किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, वैसे तो हमने परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया था, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, किसी भी तत्व से मान लो ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, ये कैसे निकाला हमने? तो ये हमने ऐसे निकाला, किसी भी एक तत्व को हमने मानक इकाई माना और उसी मानक इकाई के सहारे हमने सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया। अब वो मानक इकाई कौन सा है? कल बताया था मैंने, हमें एक मानक इकाई मानना है और मानक इकाई मानने के लिए सबसे पहले, और ये काम किसने किया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉन डाल्टन ने। उन्होंने सबसे पहले मानक इकाई किसको माना था? सबसे पहले मानक इकाई माना था किसको? हाइड्रोजन को। बताया था मैंने कल, इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि कल भी इसकी क्लास है, ठीक है? हाइड्रोजन को। तो उन्होंने क्या सोचा कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, उसी परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाएगा। हाइड्रोजन को एक बांट मान लिया, जैसे हम तोलते हैं ना कि 1 किलो का बांट हमने फिक्स कर लिया। अब 1 किलो के बांट से हम 1 किलो चीनी भी तोल देते हैं, 1 किलो बांट से हम 1 किलो गुड़ भी तोल देते हैं, 1 किलो के बांट से हम 1 किलो और कुछ भी सामान तोल देते हैं, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुछ भी तोल सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे ही अगर परमाणु का भार चेक करना है, परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें एक मानक इकाई लेना पड़ेगा, एक ऐसा तत्व निर्धारित करना पड़ेगा जिसको हम बांट के रूप में काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो मानक इकाई का मतलब तुम अपने दिमाग में क्या लाओगे कि बांट है, बांट तोलने वाला। तो मानक इकाई सबसे पहले किसको बनाया गया था? हाइड्रोजन को। और उन्होंने सोचा कि हाइड्रोजन के सापेक्ष सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाएगा।
लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो भी मान आ रहा था ना, जिस तत्व का भी परमाणु द्रव्यमान आ रहा था, सब किस में आ रहा था बताओ, बोलो। द्रव्य भिन्न में। किस में आ रहा था? फ्रैक्शन में आ रहा था, भिन्न में आ रहा था, जबकि हमें भिन्न के मान नहीं चाहिए। आज आप लोग जानते हो, मैंने आपको क्लास में समझा दिया, पढ़ा भी दिया। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि एल्यूमिनियम का परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है, फिर आप बोलोगे 27 U। 27 U निकालना सिखाया था कि नहीं, विषम संख्या वाला ऐसे 27। लेकिन अगर सोचो हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर हम निकालते तो ये पूरी राशि नहीं मिल पाती, आपको बटे में मिलता 6/3, 1/27 ऐसे कुछ आता, लेकिन हमें भिन्न में मान नहीं चाहिए थे, इसलिए हाइड्रोजन को उन्होंने मानक इकाई से क्या कर दिया, हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, मानक इकाई के तौर पर कौन से तत्वों को लिया था? कार्बन, ऑक्सीजन को। सेकंड नंबर पर किसको लिया था? ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन से भी सही आंकड़े नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन से भी ऑक्सीजन को भी हम एक मानक, एक रिफ्रैक्टिव, एक रेफरेंस इकाई मानकर किसी अन्य तत्व के परमाणु का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें भी जो कैलकुलेशन है वो गलत आती है, आंकड़े गलत आते हैं। तो सर जॉन डोल्टन ने इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। फिर उन्होंने सबसे लास्ट में जो मानक इकाई ली थी वो कौन सा तत्व था? कार्बन। और कार्बन का कौन सा रूप? कार्बन 12। ये याद रखोगे आप स्पेशली, कार्बन 12 इसको बोला जाता है कार्बन 12 समस्थानिक। कार्बन 12 समस्थानिक। देखो इस वर्ड का मतलब समझाता हूँ, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, नोटिस करना, ढंग से समझना। समस्थानिक का मतलब क्या है? समस्थानिक का मतलब ये है कि समस्थानिक का मतलब है जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग हो। परमाणु, ध्यान देना, परमाणु क्रमांक तो कैसा हो? समान, लेकिन परमाणु भार कैसा हो? असमान। अब नोटिस करना बेटा, देखो समस्थानिक का मतलब है रूप। जैसे मैं एक, सबके समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी ना, लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है डुप्लीकेट, जो भी मान सको जिससे कार्बन। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, सी सी सी। कार्बन 3 समस्थानिकों से मिलकर बना हुआ है। अब समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है? जिसका परमाणु क्रमांक समान। सबको पता है कार्बन का परमाणु 6 होता है। कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका भी 6, इसका भी 6, लेकिन इन तीनों का परमाणु भार अलग है। वैसे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है आप जानते हो? 12 होता है। डबल कर दो, एक तो 12 वाला, एक 13 वाला, एक 14 वाला, इन्हें बोलते हैं समस्थानिक। कार्बन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक। देखो तीनों का परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं है? तीनों का परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं है? है। तीनों का परमाणु भार अलग अलग है, तो परमाणु भार तो अलग होना चाहिए और परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए? समान। ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है? समस्थानिक तत्व। वेरी गुड, समस्थानिक तत्व बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो कार्बन 12 वाला है ना, कार्बन 12 वाला, ये कार्बन 13 वाला है, ये कार्बन 14 वाला है, कार्बन 12 वाले की मात्रा ज्यादा होती है। आप तो ये समझ लो इन तीनों से कार्बन बना हुआ है, इन तीनों से क्या बना? कार्बन। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है कार्बन 12 की, 99%। फिर उन्होंने कौन सा समस्थानिक उठाया? ना तो कार्बन 13 वाला लिया, ना कार्बन 14 वाला लिया, उन्होंने कौन सा लिया? कार्बन 12 वाला, क्योंकि इसकी मात्रा सबसे ज्यादा थी। अब इसको दिमाग में ज्यादा नहीं लाना आपको, बस ये ध्यान रखना, उन्होंने एक मानक संदर्भ इकाई के रूप में, एक रेफरेंस, एक रिफ्रैक्टिव इकाई के रूप में, बांट के रूप में किसको डिसाइड कर लिया? कार्बन 12 को। कार्बन 12। अब देखो बस फिर क्या था, कार्बन 12 समस्थानिक के अनुसार उन्होंने सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर दिया। जो भी, जिस भी तत्वों का परमाणु भार आप पढ़ते हो ना आज, सब कार्बन 12 के अकॉर्डिंग निकाले गए। अब मुझे तो तुम्हें यह समझाना है कि सब तत्वों का परमाणु भार कार्बन 12 के सापेक्ष कैसे निकाला, ये देखना है। इसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना है, वही सब्जी मंडी में जाना है। कल भी हम यहाँ, जैसे मैं बता रहा था, लाइट चली गई थी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देना। हमें जाना है एक सब्जी मंडी, ठीक है?
सब्जी मंडी में चले गए घूमते घूमते, और जैसे ही सब्जी मंडी में गए हमने वहां पर देखे एप्पल। क्या देखे? एप्पल। और एप्पल वाले भैया को पूछ लिया एप्पल क्या भाव दिए, तो उन्होंने बोला कि एप्पल तो है 80 रुपए किलो। ज्यादा लगा हमें, ठीक है, हम फेरे मोल भाव करने वाले, ऐसे कैसे दे 80 रुपए? बोले 80 रुपए ज्यादा है, ऐसा करो मुझे 1 किलो एप्पल नहीं चाहिए, मुझे 1 एप्पल दे दो। क्या दे दो? 1 एप्पल। 1 केजी एप्पल कितने की आ रही है? 1 केजी सेब कितने की आ रही है? 80 रुपए। 80 रुपए की। लेकिन अब हमने क्या डिमांड कर ली? नहीं नहीं, मुझे 1 किलो सेब नहीं चाहिए, मुझे तो ओनली सिंगल एप्पल एक चाहिए, से एक ही एप्पल चाहिए। समझना ध्यान से, ध्यान मत चुकाना यहाँ पे थोड़ा सा भी। मुझे तो सिर्फ 1 एप्पल चाहिए। अब वो दुकानदार भी कंफ्यूज हो गया। चलो मान लो आज के टाइम तो बांट है, आज के टाइम तो फटाफट हम 1 एप्पल भी दे सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में सोचो 1 एप्पल कैसे सोचे, 1 एप्पल को कैसे दे? तो बोले 1 एप्पल तो मैं नहीं दे सकता, 1 एप्पल तो आप ऐसे ही खा लो, ऐसे ही ले लो। बोले ऐसे कैसे ले ले 1 एप्पल? है, हमारा भी कुछ स्वाभिमान है, 1 एप्पल हम ऐसे ही नहीं लेंगे। चलो फिर उस सब्जी वाले के साथ, उस दुकानदार के साथ मिलकर हमने एक पैंतरा बिठाया कि देखो हम बताते हैं आपको कि 1 एप्पल या 1 सेब आप कितने रुपए में दे सकते हो। तो क्या किया हमने, क्या किया, वहां आसपास नजर फैलाई, और आसपास नजर फैलाई तो हमें एक बड़ा सा तरबूज नजर आया। बड़ा सा क्या नजर आया? तरबूज। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आएगी ना, तभी आपको ये वाली चीज समझ में आएगी कि कैसे डाल्टन ने कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष उसको मानक इकाई मानकर अन्य तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर दिया। वो इससे समझ में आएगा, ठीक है। अब एक एप्पल तो हम कितने रुपए में ले? 1 एप्पल 1 किलो एप्पल 80 रुपए की आ रही है, तो 1 एप्पल का भाव आप कैसे लगाओगे? 1 एप्पल कितने रुपए की आ रही है इसका पता कैसे लगाओगे? इसके लिए हमने एक तिकड़म बिठाई, एक जुगाड़ बिठाया। हमें वहां पर एक तरबूज नजर आया, तो तरबूज को ले लिया हमने बांट, ठीक है। और मान लो ये है तराजू, ये क्या है? ऐसा मान लो ये तराजू। अब हमने इधर रख दी 1 एप्पल, ये क्या है? ओनली सिंगल एप्पल, ठीक है। अब क्या किया, 1 एप्पल, इससे तो तरबूज ज्यादा ही होता है, तरबूज तो मोटा एक आता है, एप्पल। भारी आता है। तो हमने क्या किया, तरबूज का आधा टुकड़ा कर लिया, तरबूज का काट लिया उसको आधा। आधा टुकड़ा अब कर आधा लिया। तरबूज का आधा टुकड़ा हमने इसमें रखा। तो बताओ ये जो तराजू है वो किसकी तरफ झुकेगी? तरबूज की तरफ। तरबूज की तरफ। हाँ, ये जो स्प्रिंग आ रही है ना यहाँ पे, तराजू की ये जो नीडल आ रही है, वो अभी भी किसकी तरफ है? अभी भी वो तरबूज की तरफ है। इसका मतलब हमें एप्पल का भाव कब पता लगेगा? एप्पल का मोल, एप्पल का पार्ट कब, सॉरी, एप्पल कितने किलो का है या 1 एप्पल कितने की आएगी, वो हमें कब पता लगेगा? जब 1 एप्पल, ये दोनों पलड़े या ये दोनों पालड़े आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। एक तरफ सेब रख दी, एक तरफ तरबूज, तो तरबूज तो भारी होता है, वो जो तराजू है किसकी तरफ झुकेगी? किसकी तरफ? तरबूज की तरफ। फिर हमने क्या किया, तरबूज को आधा काट लिया। तरबूज को क्या कर लिया? आधा काट लिया। हमने सोचा आधे से तो एप्पल बराबर हो जाएगी, तो आधे से भी नहीं हो रही थी। आधा काटने के बाद भी तराजू किस तरफ झुक रही थी? तरबूज की तरफ, मतलब आधा तरबूज भी ज्यादा था। अब यहां से भी हमारी पार नहीं पड़ी। फिर हमने क्या किया, इसके कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े। 4 किए, तो ये जो 1/4 टुकड़ा है ना, 1/4 जो चौथा टुकड़ा है, वो हमने इस तराजू के अंदर रख दिया ऐसे ऐसे। अब क्या हो रहा था, अभी भी ये तराजू किस तरफ झुक रही थी? तरबूज की तरफ। तरबूज की तरफ। दिक्कत हो गई, हमने सारे जुगाड़ बिठा लिए। एक जो तरबूज है वो एप्पल के बराबर नहीं आ रहा द्रव्यमान में, आधा भी नहीं आ रहा। एक तो कैसे आएगा, बहुत भारी होता है, आधा नहीं आ रहा। आधे के बाद हमने 4 टुकड़े किए, वो भी नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया, लास्ट में एक पैंतरा बिठाया, इस तरबूज के टुकड़े कर दिए 12। कितने टुकड़े कर दिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ऐसे कर लो, 2 ऐसे। कुल मिला के इस तरबूज के कितने टुकड़े कर दिए? 12 टुकड़े। तरबूज के टुकड़े कर दिए 12। अब जो ये 12वां टुकड़ा है ना, इसका एक पूरे तरबूज का 1/12वां भाग, जिसको हम ये बोल सकते हैं ना, हम घर पे कहते हैं, जिसको हम फाक बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? फाक। यस सर। ये जो 1/12वां टुकड़ा है ना, जिसको हम एक फाक बोल रहे हैं, इस एक फाक को आप रख दो यहाँ पे। और जैसे ही हमने एक फाक या एक कली भी बोल सकते हो आप इसको,
एक फाक और एक कली या 1/12 भाग टुकड़े को जब अपने तराजू में रखा तो तुरंत तराजू इसके बराबर आ गई एप्पल के। समान। तब हम समझ गए कि एप्पल 1 किलो एप्पल का सेब। 1 किलो एप्पल का भार कितना है? 12 आवाज रुपए। क्यों हो रही है? आवाज कौन कर रहा है? आवाज देखो, यहां से समझ में आ रहा है कि एक जो एप्पल है उसका जो भार है वो किसके बराबर है? तरबूज के 12वें भाग के बराबर। पूरे तरबूज के बराबर नहीं था, आधे के भी नहीं था, 1/4 भी नहीं था। जब हमने तरबूज के कितने टुकड़े करे? इसके 12 पीस की। तो जो 12 पीस में जो एक टुकड़ा था ना 1/12वां भाग, वो किसके बराबर आ रहा था? एप्पल के। बताओ ये बात समझ में सेब आई के कि बराबर। नहीं? सर आ गई। आ रही ना समझ में? ठीक है। अब एक टुकड़ा इस एप्पल के क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। एक टुकड़ा एप्पल के क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। बराबर। अब मान लो, ध्यान देना, मैं तुम्हें कहूंगी जो पूरा तरबूज है ये 60 रुपए का है। पूरा बड़ा तरबूज कितने रुपए का है? 60 रुपए का। ठीक है। तो तरबूज की एक फाक के कितने पैसे हुए? तो तरबूज की हमने कितने टुकड़े करे? 12। तरबूज के पैसे 12। कितने हैं? 60। तो कितना आ जाएगा? 60 60/12 कितना आएगा? 5। बताओ 5। आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, ठंडे दिमाग से Yes, सोचो, आराम sir. से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे अच्छे की समझ में नहीं आती, ध्यान रखना। एक पूरा तरबूज 60 रुपए का है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तरबूज की एक फाक कितने की हुई? तो तरबूज के 5 टुकड़े रुपए किए की। हमने 12। 5 की। 12 का भाग दे दो 60 में, कितना आएगा? 5 रुपए। तो बताओ 5 की। एप्पल जो एक सेब थी ना, एक सेब थी, वो कितने रुपए की हुई? 5 रुपए की। 5 रुपए रुपए की। की। क्योंकि एक सेब है ना, एक सेब वो तरबूज के एक टुकड़े के बराबर है, और तरबूज के एक टुकड़े का अमाउंट है कितने रुपए? 5 रुपए। तो 5 रुपए। एक सेब के कितने रुपए हुए? 5 रुपए। आप आराम से उस दुकान वाले को बता सकते हो ना कि देख लो भैया, आपको तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने आपके एक एप्पल के पैसे निकाल दिए। बताओ आया कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? सर। वो पहले क्या बोल रहा था कि Yes, एक एप्पल के पैसे का पता मैं कैसे लगाऊंगा? आप पैसे ले जाओ, हमें ऐसे कैसे लेना है? हम एक एप्पल के पैसे निकाल सकते हैं, और वो हमने निकाल दिया। ठीक है। अब ठीक आपको यही एग्जाम्पल सेट करना है किसके ऊपर? इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ये एग्जाम्पल कैसे सेट करोगे, ध्यान देना। तो डोल्टन ने क्या किया, जो कार्बन 12 समस्थानिक है ना, कार्बन 12 समस्थानिक, तो ऐसा समझ लो कार्बन तरबूज है, ये कार्बन है, वो क्या है? तरबूज। तो इस कार्बन के भी कितने टुकड़े करने हैं? 12 टुकड़े। 12। कार्बन के भी कितने टुकड़े करने हैं? 12 टुकड़े करने हैं। और कार्बन का जो 1/12वां भाग है ना, कार्बन का 1/, समझना बेटा ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगा के। कार्बन के भी 12 टुकड़े कर लिए। तो कार्बन का जो 1/12वां भाग है, तरबूज का 1/12वां भाग क्या था? एक फाक थी ना, एक कली जो हमने तराजू में रखी थी। तरबूज का 1/12वां भाग एक फाक थी। तो यहाँ पर जो कार्बन के 12 टुकड़े किए ना हमने, तो कार्बन का जो 1/12वां भाग है, इसे मान लिया गया मानक इकाई। 1/12वें भाग को क्या मान लिया? मानक मानने की इकाई। यहाँ मानने की इकाई। पर तरबूज की एक फाक को बाट माना था हमने। तरबूज की एक फाक से किसका वजन निकाला था हमने? एप्पल का। और उसके पैसे भी निकाले थे। तो ठीक वैसे ही 1/12वां भाग, कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12वां भाग को क्या मान लिया? मानक इकाई मान लिया गया। मानक इकाई। और इसी मानक इकाई के संदर्भ में ध्यान रखना, इसी कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग के संदर्भ में हमने सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर लिया, सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। यस सर आ गई। ढंग से समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। या दूसरा तरीका लगाऊं? और भी तरीके हमारे पास, देखो कोई नहीं। अब मेन चीज की तरफ मैं जा रहा हूं, इसलिए आप अपना ध्यान हाई रखना। देखो अब क्या करना है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, इसके कितने टुकड़े करें? 12 टुकड़े। यानी कि कार्बन 12, कार्बन के कितने टुकड़े करें हमने? 12 पीस कर दी, 12 टुकड़े। ठीक है, 12 टुकड़े कर दिया हमने कार्बन का। ठीक है। अब ध्यान रखना,
यहाँ पर तो हमने एप्पल को तोल लिया केजी में, ग्राम में, इनमें तोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परमाणु को आप केजी में नहीं तोल सकते। देखो यही चीज मैं समझाने जा रहा हूँ। अब हमें यूनिट लगानी है। जो एप्पल है वो एप्पल तो हम बोल सकते हैं कि ये एप्पल तो 50 ग्राम की है, 20 ग्राम की है, 250 ग्राम की है, पाव एप्पल है। लेकिन परमाणु को हम केजी ग्राम में थोड़ी तोल सकते हैं। परमाणु तो बहुत छोटी इकाई है, उसको हम देख ही नहीं सकते। तो उसको कैसे बोले सर कार्बन तो 1 किलो है, ऐसा नहीं। परमाणु के लिए आप इकाई क्या लगाओगे? मानक। तो इस 1/12 भाग हमने मानक मान लिया। इकाई क्या लगेगी यहाँ पर? तो इकाई के लिए डोल्टन ने एक चीज तैयार की और इकाई के लिए उन्होंने एक नाम बताया और वो था AMU। AMU। AMU का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट। शाबाश, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन अब आजकल क्या कर दिया, ध्यान देना, आजकल AMU को रिप्लेस कर दिया। आजकल AMU नहीं चलता, AMU के स्थान पर क्या चलता है? U। AMU के स्थान पर क्या चलता है? U। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये सारी चीजें तो समझ में आई गई ना। अब बस लास्ट पोर्शन की तरफ चलना हमें। यहां पर मैं लिख देता हूं जो मेन बात है। कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक को एक मानक इकाई मानकर, एक मानक इकाई मानकर सभी तत्वों का, कार्बन 12 समस्थानिक को एक मानक इकाई मानकर सभी तत्वों के, सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया, ज्ञात किया गया। ठीक है। अतः कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग को, 1/12 भाग को, समझ में आ रहा ना? अभी निकाला था ना 1/12 भाग। 1/12 भाग को मानक इकाई माना गया, मानक इकाई माना गया। 1/12 भाग को मानक इकाई माना गया। अब ध्यान रखना, जो कार्बन 12 समस्थानिक है ना, कार्बन 12 समस्थानिक, तो कार्बन परमाणु, कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष सभी तत्वों का परमाणु भार निकाल लिया। तो जो कार्बन 12 समस्थानिक है, तो कार्बन के एक परमाणु का, ध्यान देना, कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना आया? 12। कितना आया? 12। बोलो बोलो, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ही होता है। हमने पहले निकाला था ना 12। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर 6 + 6 कितना हो गया था? 12। तो उसके लास्ट में आपने क्या लगाया था? U लगाया था। अगर मैं बोलूं कार्बन 12 समस्थानिक में कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया? 12 U। कितना आया? 12 या AMU लिख सकते हो। 12 की, सॉरी, U की जगह आप क्या लिख सकते हो? AMU। कार्बन का 12 AMU आया, ऑक्सीजन का 16 AMU आया, एल्यूमिनियम का 27 आया, क्लोरीन का 35 AM। सबका निकाला था कि नहीं निकाला था हमने? लेकिन वो सबको हमने किसके सापेक्ष निकाला? मानक इकाई किसको माना गया था? 1/12 भाग को मानक इकाई मानकर। तो 1/12 भाग के सापेक्ष हमने कार्बन 12, ये कार्बन 12 है, मतलब 12 टुकड़े हैं इसके, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया? 12 AMU। 12 AMU। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये है 12 AMU। अगर मैं एक AMU की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक AMU की क्या परिभाषा होगी, तो एक AMU का मतलब क्या हो गया? देखो हमने कार्बन 12 को क्या माना था? मानक इकाई, 1/12 भाग। तो एक AMU का मतलब हो गया एक AMU। एक AMU का सीधा सही मतलब है 1/12 भाग। जैसे तरबूज के हमने 12 टुकड़ा, तरबूज के हमने कितने टुकड़े किए? 12 टुकड़े किए। तो जो एक फांक आई थी ना, एक फांक, वो एक मानक इकाई थी, वो एक मानक इकाई थी।
और वो एक मानक इकाई, एक तरबूज की फांक किसका भाग है? तरबूज के 1/12 भाग का। यही है ना। तो एक एएमयू का क्या मतलब हुआ? एक एएमयू का मतलब हो गया मानक कार्बन 12 एक समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान बटा 12। ये हो गया एक एएमयू का मतलब। कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग, यानी कि कार्बन 12 है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है ना, उसको कितने से डिवाइड करना है? 12 से। तो क्या निकल जाएगा? परमाणु। नहीं समझ में आया। देखो अब एक मिनट सोचना। ये तरबूज हमने कितने टुकड़े कर दिए? 12। 12 ठीक है, 12 कर दिया ना। तो अगर तरबूज का जो पूरा भार है, तरबूज का पूरा भार है, ठीक है, उस तरबूज के पूरे भार में हम 12 का भाग दे दे, एक फांक का वजन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? अभी आएगा निकाला नहीं सर। हमने। तरबूज का पूरा वजन कुछ ही मान लो 60 किलो, कुछ ही मान लो 60 किलो वजन है इसका, मान लो एक बार 60 केजी वजन है, 60 रुपए मतलब 60 केजी वजन पूरे तरबूज का है। और मैं पूछूं तरबूज की एक कली का वजन कितना है? 5 ग्राम, क्योंकि 12 5 भाग ग्राम। कर दो। हमने 1/12 को मानक इकाई माना है। कोई बोले सर 12 का ही भाग क्यों दे रहे, 10 का क्यों नहीं दे रहे, 15 का क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमने मानक इकाई ही किसको लिया है? कार्बन 12 को। तो 1/12 का ही भाग लगेगा उसके अंदर। तो सोचो अगर टोटल तरबूज के अंदर हम कितने का भाग दे दे? 12 का। तो एक फांक या एक कली का वजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। निकल जाएगा ना। तो सोचो कार्बन 12 जो समस्थानिक है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है, उसको डिवाइड कितना है कितने से? 12 से। तो बताओ क्या ये एक एएमयू का मतलब है एक कली का वजन हो गया। ये आपने बांट डिसाइड कर लिया। एक कली के सापेक्ष आप सभी फलों को तोल सकते हैं। वैसे ही हम ये एक एएमयू है ना, इस एक एएमयू के सापेक्ष हम सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक एएमयू का मतलब हो गया 1/12 कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को ही आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये लो, ईमानदार से बताना, ये एक ही बात है कि 1/, यहाँ पर 1 लिख सकता हूं मैं, 1/12 को मैंने अलग से निकाल लिया, फिर आगे लिख दिया कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, उसमें कितने का भाग दे दो? 12 का। एक एएमयू निकल जाएगा। अब एक एएमयू से सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर लो। ये चीज पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? यस सर। ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलना, हाँ कि ना? नो सर, झूठ नहीं बोल रहे, आगे से। आ गया समझ में? यस सर। चलो देखो, ये चीज तो समझ में आ रही है, लेकिन अब आप सोच रहे हो सर जैसे मैग्नीशियम का परमाणु भार, पहले मेरे को बताओ मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 12 पे आता है तो कितना हो गया? 24। यही होता है ना, 12 24U। अब आप सोचो ये कैसे निकाला डोल्टन ने? 24U कैसे निकाला होगा? एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम 13 पे आता है, तो एल्यूमिनियम का कितना हो गया? 27। सिलिकॉन 14 पे आता है, कितना हो गया? 28। नाइट्रोजन 7 पे आता है, कितना हो गया? 14। तो अब मैं तुम्हें ये समझाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें ये सिखाने जा रहा हूं कि 14 मैग्नीशियम का 24 कैसे आया, एल्यूमिनियम का 27 कैसे आया। लेकिन ध्यान रखना, ये सभी तत्वों का जो परमाणु भार निकाला गया है ना, सभी तत्वों का जो परमाणु भार निकाला गया है, वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग को मानक इकाई मानकर निकाला गया है। इसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। कैसे? अब नोटिस करना, ध्यान देना। मान लो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना है? 24U। 24U। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना है? 24U। अब ध्यान रखना, मैग्नीशियम का जो परमाणु भार है ना, वो कार्बन परमाणु के 1/12 भाग, मैग्नीशियम का परमाणु भार कार्बन परमाणु के 1/12 भाग से 24 गुना ज्यादा है। 24 गुना
ज्यादा है। देखो कैसे, इस चीज को कैसे समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालना ना आपको, उसके लिए हमने बांट बना लिया 1 AMU, डिसाइड कर लिया ना 1 AMU। और 1 AMU कितना होता है, 1/12 कार्बन परमाणु, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान। और कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। तो उस जो कार्बन का जो 12 पार्ट ना, कार्बन का 1/12वां भाग, जैसे ये कार्बन है, हो सकता है आप थोड़े से यहाँ पर चूक रहे हो, लेकिन ध्यान देना, आपको चूकना नहीं है, यहाँ से ध्यान देना है। ये कार्बन और कार्बन के कितने टुकड़े कर लिए, 12। तो ये कार्बन का 1/12वां भाग, ये कार्बन का 1/12वां हो गया। और कार्बन के इसी 1/12वें भाग से हमें क्या करना है, मैग्नीशियम का परमाणु भार निकालना है। बताओ निकालना है कि नहीं निकालना। Yes, sir. देखो 1/12 भाग का मतलब है तरबूज की एक कली। तुम पर कार्बन को भी एक तरबूज समझ लो ना, तो ये इसकी एक कली हो गई ना, एक कली का मतलब 1/12। एक कली से हमने एप्पल का भाव, एक कली से एप्पल का वजन निकाला था कि नहीं निकाला था, Yes, sir. निकाला था ना। तो कार्बन की एक कली को क्या मानोगे, 1/12, 1 बोलो 12 ये समझ में आ रही ना बात कि सर एक कली का मतलब हो गया कार्बन का 12वां भाग। और इसी कार्बन के, ये जो कार्बन का 12वां भाग है ना, कार्बन का 12वां भाग, तो 1 AMU के बराबर आ रहा है, उसको हमने 1 AMU मान लिया। तो ये जो 1/12वां भाग है ना, उससे हमने मैग्नीशियम का परमाणु भार निकाला। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना है, 24। अब ये मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 कैसे आया, ये थोड़ा सा समझना है, बहुत हाई लेवल की बातें होती है। देखो कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग से मैग्नीशियम 24 गुना ज्यादा था, मैग्नीशियम 24 गुना ज्यादा था। कहने का मतलब ये है, अब बिल्कुल डिटेल से समझने की कोशिश करना। जब उन्होंने, अगर मैं मैग्नीशियम और कार्बन को तोलूं, मैग्नीशियम और कार्बन को अगर मैं तोलूं, देखना समझना दिमाग लगाना, ये तराजू है, ये क्या है, तराजू। इधर हमने रख दिया मैग्नीशियम, इधर हमने क्या रख दिया, मैग्नीशियम। समझना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस तरफ हमने क्या रख दिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एप्पल, समझ, मैग्नीशियम को सेब मान लो, एप्पल एप्पल। और इधर हमने तरबूज की कली रखी थी ना, एक कली, और एक एप्पल के बराबर आई थी। बोलो आई थी कि नहीं आई थी, Yes, sir. Hi, sir. यहाँ ले लो। इधर तो क्या रख दिया मैंने, मैग्नीशियम। इधर इधर क्या रखूं, इधर Carbon. कार्बन। और कार्बन पूरा कार्बन नहीं, कार्बन का